प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों, ये हमारी यूनिट लास्ट चल रही है पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। इसके हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन पिछले 2 लेक्चर में कर लिया था। आज हम आगे इसे चलें और कुछ सिलिकॉन के यौगिक, जर्मेनियम के यौगिक के बारे में देखें। सिलिकॉन के जो यौगिक है, जैसे ये आपको बताए गए हैं H3Si, SiH3, H3Si, SiH2, SiH3, इस प्रकार के कंपाउंड्स हैं जो कि सिलिकॉन्स के हैं। यहाँ सिलिकॉन मेटल है और सिलिकॉन एलिमेंट है, और ये सिलिकॉन पी ब्लॉक का ही है। और इसी प्रकार से कार्बन के कुछ यौगिक भी, पी ब्लॉक में कार्बन भी है, तो कार्बन के भी इस प्रकार से आपके पता है एथेन है, आइसोब्यूटेन है, बेंजीन है, ये सभी हैं। जर्मेनियम के भी ये आपके H3Ge, GeH3, इस प्रकार के कंपाउंड जर्मेनियम के भी हैं। हम जानते हैं एक ही वर्ग की भांति एक ही आवर्त में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ ई बंध ऊर्जा घटती जाती है, इसलिए इनकी श्रृंखलन प्रवृत्ति भी घटती जाती है। तृतीय आवर्त के कुछ सदस्यों की ई बंध ऊर्जा निम्न प्रकार से, थर्ड पीरियड की बात करें हम तो कार्बन जैसे अपने बात करें एथेन की, तो इसकी जो बंध ऊर्जा है वो है 350 किलो जूल प्रति मोल। नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी है 160, ऑक्सीजन की बात करें तो है 140, और FF फ्लोरीन की बात करें तो 150 किलो जूल प्रति मोल है। अतः हाइड्रोजन जो कि NH2 होता है, इस प्रकार के नाइट्रोजन के यौगिक तो ज्ञात है, किंतु इनका स्थायित्व कार्बन यौगिकों की तुलना में बहुत ही कम होता है हाइड्रोजन का। इसका कारण क्या है? संभवतः दोनों नाइट्रोजन परमाणु पर स्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, हम जानते हैं नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इनके मध्य प्रतिकर्षण बल होता है। नाइट्रोजन परमाणु के कार्बन मूलकों के साथ निम्न प्रकार के द्विबंधित यौगिक है। ये इस प्रकार की यौगिक है जो कि डबल बॉन्डेड है। नाइट्रोजन के कुछ चक्रीय यौगिक भी ज्ञात है जिनके रिंग में 5 नाइट्रोजन परमाणु तक हो सकते हैं, किंतु नाइट्रोजन के उपयुक्त यौगिकों में से अधिकांश यौगिकों का स्थायित्व बहुत कम है, अतः इनका ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं हो पाया। हाइड्रोजन प्रकार के फास्फोरस का यौगिक भी H2PPH2 भी ज्ञात है, जिसे डाइफास्फिन भी कहते हैं। ग्रुप 16 जो कि हेलोजन से पहले वाला है, के सदस्यों में से ऑक्सीजन व सल्फर के कुछ यौगिक ज्ञात है जिनमें इन तत्वों की श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। ऑक्सीजन का तो पर्याप्त प्रचलित यौगिक हाइड्रोजन परऑक्साइड ही है, H2O2 है हाइड्रोजन का, जाकि ये एक श्रृंखलन प्रवृत्ति है, इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है ऑक्सीजन के बीच में। सल्फर का भी H2O2 की तरह H2S2 हाइड्रोजन डाइसल्फाइड तो ज्ञात है, किंतु कुछ पॉलीसल्फाइड भी ज्ञात है। ये जैसे पॉलीसल्फाइड भी है, जैसे H2S3 है, H2S4 है। पॉलीसल्फाइड का मतलब 2 या 2 से अधिक सल्फर, डाई तक तो 2 हो गए, उससे ज़्यादा है तो उसको हमने पॉली कह दिया। इन पॉलीसल्फाइडों में ऑक्सीकरण अवस्था की गणना की जाए तो यह फ्रैक्शनल आता है, मतलब एकदम कंप्लीट नंबर नहीं आता, फ्रैक्शनल में आता है। अब जैसे हम बात करें H2S4, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर H2S4 में देखना है हमें, हाइड्रोजन 2 है और इसका होता +1 है। सल्फर का हमें ज्ञात करना है, तो 4, और सल्फर का हमने x मान लिया क्योंकि ये 4 है, तो ये 2 हो गया प्लस 4x हो गया। तो x की बात करेंगे तो 2/4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 0.5 हो जाएगा, अर्थात ये किस में है? ये फ्रैक्शनल आता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर व ऑक्सीजन की तत्व की तुलना की जाए तो सल्फर बंध ऊर्जा का मान 264 किलो जूल प्रति मोल
और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंद ऊर्जा का मान 146 किलो जूल प्रति मोल। तो सल्फर का ज़्यादा है, अतः सल्फर में संकलन प्रवृत्ति ऑक्सीजन से काफ़ी अधिक होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये सल्फर के अंदर जो ऑक्सीजन संकलन की जो प्रवृत्ति है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है। ये सारा इसकी बंद ऊर्जा से मतलब रखता है। ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के द्विबंध की बंद ऊर्जा का मान 497 किलो जूल प्रति मोल और सिंगल का बंद ऊर्जा का 3 गुना से भी ज़्यादा होता है। अतः सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीजन O2 गैस के रूप में रहती है, जबकि सल्फर का स्थायी अपरूप विषम बलांक S8 पार्श्व संरचना वाले ठोस के ये है रोम्बिक सल्फर। ऑक्सीजन का भी एक अनुरूप क्या है, ओजोन, इसकी संरचना ओजोन O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु के मध्य आंशिक द्विबंध का गुण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की बंद दूरी OO डबल बॉन्ड की बंद दूरी 1.21 और सिंगल बॉन्ड जो 1.49 के मध्य की है, इनके बीच में, इसके लिए हम कह सकते हैं कि आंशिक द्विबंध सबके साथ है, इसका स्तर बहुत कम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केटिनेशन का गुण कुल मिलाकर 3 तत्वों के प्रोमिनेंटली पाया जाता है, जिसमें कार्बन के लिए तो रसायन विज्ञान की शाखा अलग है। शेष 2 तत्व सिलिकॉन व सल्फर है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अब इस प्रकार के कुछ अन्य गुण भी है जो पी ब्लॉक के हैं, कुछ और लक्षण भी है, जैसे पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी। ध्रुवण तो यही होता है कि धनायन का जो आकार है वो छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा, तो धनायन ऋणायन के आकार को ध्रुवित कर देगा। अर्थात ध्रुवित करने का मतलब ये हो गया कि उसके आकार बिगाड़ देता है, आकृति बिगाड़ना, अर्थात हम कह सकते हैं कि डिस्टोर्शन आ जाता है, विकृत हो जाता है। ए और A प्लस B माइनस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, चित्रानुसार दिख रहा है आपको। तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा धनायन, जबकि उसके नाभिक को वह प्रतिकर्षित करेगा। क्लियर बात है भाई। हम सीधी बात करना चाहें, आपको बताना चाहें कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, इसको तो ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, लेकिन नाभिक यहाँ है, इसका नाभिक यहाँ है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो एक प्रतिकर्षित करना, एक तरफ आकर्षित करना, तो इससे क्या हो जाता है कि उसकी जो साइज है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जिससे ध्रुवित हो जाता है। किसी धनायन की ध्रुवण शक्ति उसके आवेश व त्रिज्या के अनुपात पर निर्भर करती है। अतः धनायन पर जितना अधिक आवेश होगा और जितनी कम उसकी त्रिज्या होगी, उतनी अधिक की ध्रुवण शक्ति होगी। फायंस नियम में आपने पढ़ा होगा। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धनायन की ध्रुवण शक्ति बढ़ती जाएगी, जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उसकी ध्रुवण शक्ति कम होती जाएगी। ये तो हम जानते हैं, बाएं से दाएं जाएंगे साइज घटेगा, ध्रुवण शक्ति बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो ध्रुवण शक्ति उसकी कम हो जाएगी। किसी ऋणायन की ध्रुवणता उसके आवेश एवं उसके आकार पर निर्भर करती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऋणायन के आकार में क्रमशः वृद्धि होती है और आकार में वृद्धि के साथ उसकी ध्रुवण क्षमता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत एक आवर्त में ऋणायन के आकार में क्रमिक कमी के कारण ध्रुवणता भी कम होती है। धात्विक गुण। धात्विक गुण भी हम जानते हैं कि जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा वह उतना ही ज़्यादा धातु होगा। अर्थात धातु जो होता है M प्लस इलेक्ट्रॉन को त्यागना। किसी तत्व की आयनन ऊर्जा जितनी कम होगी उतनी आसानी से वह इलेक्ट्रॉन को खो करके पॉजिटिव आयन बना सकता है, उतना ही अधिक उसमें धात्विक गुण होगा। तो वर्ग और आवर्त के बारे में तो ये सब चीज़ें आपने पहले देख रखी है। तो आप क्या जानते हैं, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तत्वों के धात्विक गुणों में कमी आएगी। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि आवर्त में ऑक्साइडों की निम्न क्षारीय प्रवृत्ति कम होती जाती है, ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो, जबकि अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जैसे ऑक्साइड्स, सोडियम ऑक्साइड Na2 प्रकृति इसकी तीव्र क्षारीय है सोडियम की। अब इसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्षारीय, ये तीव्र क्षारीय
बहुत ज़्यादा क्षारीय, ये क्षारीय है। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो ये एम्फोटेरिक आ गया, इन्हें तो क्षारीय नहीं। उसके बाद सिलिका, फास्फोरस, सल्फर और ये क्लोराइड यहाँ तक आएंगे तो ये अम्लीय होती चली जाएगी। तो हम ये जानते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अतः उपयुक्त सारणी से स्पष्ट हो जाता है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में कमी होती है, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। अतः पी ब्लॉक के बाएं निचले भाग में तीव्र धात्विक गुणों वाले तत्व होते हैं, जबकि दाईं ओर के ऊपरी भाग में तीव्र अधात्विक गुणों वाले तत्व होते हैं। इन दोनों के चरम स्थिति के मध्य ऐसे तत्व होते हैं जो धात्विक गुण भी रखते हैं और अधात्विक भी, इसलिए इन्हें उपधात्विक भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये क्लियर याद रखिएगा, एक सीढ़ी नुमा संरचना है जिसको याद करने का तरीका आपको पता भी होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है बोले, शिवजी, ऐसी, तेरी और ये आत्मा। बस बोले शिवजी, ये बोले शिवजी, ऐसी, तेरी, आत्मा। क्लियर याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक बहुत इजी है आपके लिए। बोले शिवजी, ऐसी, तेरी, आत्मा, ये एक सीढ़ी नुमा संरचना हो जाएगी। तो इससे ऊपर वाले ये जो है ना, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, इससे नीचे वाले हैं ये मेटल्स है, और ये इसके ऊपर जो आ रहे हैं ना ये वाले, ये सारे मेटलॉइड्स हैं। तो बोले शिवजी, ऐसी, तेरी, आत्मा, याद रखिएगा। विकर्ण संबंध, द्वितीय आवर्त के सदस्य एस और पी ब्लॉक के शीर्षस्थ सदस्यों को छोड़कर अपने गुण के साथ तो कम रखते हैं, लेकिन दूसरे के साथ ये ज़्यादा समानता रखते हैं। पहले पढ़ी हुई बात हमने, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे बोरोन है ये अपने सिलिकॉन के साथ, बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ, लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ। लिथियम सोडियम के साथ समानता नहीं दिखाता, मैग्नीशियम के साथ दिखाता है। तो बोरोन व सिलिकॉन का विकर्ण संबंध बात करें हम, बोरोन और सिलिकॉन का, बोरोन तथा एल्यूमिनियम ये दोनों एक ही वर्ग में है, लेकिन एक दूसरे के साथ समानता ये नहीं दिखाते। एल्यूमिनियम धातु है, बोरोन एक मेटलॉइड से उपधातु। तो ये विकर्ण संबंध शो करता है। यह तत्व एक उपधातु है, जबकि समूह के अन्य सदस्य धातु है। जैसे अपन बोरोन की बात करें तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सभी धातु है, लेकिन बोरोन एक उपधातु है और सिलिकॉन भी एक उपधातु है। इसका कारण यह है कि बोरोन का परमाणु आकार छोटा होने के कारण इसके संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन 2s2 2p1 नाभिक के इतना नज़दीक होते हैं कि इन्हें निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, छोटे आकार के कारण, अर्थात इसका आयनन वो अत्यधिक होता है। इसी से इसमें इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति भी बहुत कम होती है। इस कारण इस तत्व की प्रकृति धात्विक नहीं होती। आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन सीधी इसमें से निकाल नहीं सकते हम। बोरोन एक अर्धचालक है, जबकि एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक होता है। ये दोनों फर्क है ही। बोरोन केवल सहसंयोजी यौगिक बनाता है, जबकि एल्यूमिनियम आयनिक यौगिक भी बनाता है। इसका कारण यह कि अत्यंत छोटा आकार होने के कारण बोरोन +3 प्रकार का आयन नहीं बना सकता, जबकि अन्य सभी सदस्य M+3 आयन बना सकते हैं। बोरोन के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड का अम्लीय व्यवहार होता है, जबकि शेष सदस्यों के यौगिक का उभयधर्मी व्यवहार अर्थात क्षारीय होता है। बोरोन कई प्रकार के हाइड्राइड स्थायी बोरेन बनाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम केवल एक हाइड्राइड एलिमेंट H3 बनाता है, जो कि ज़्यादा स्थायी नहीं होता। लेकिन बोरोन के हाइड्राइड तो स्थायी होते हैं भाई। डाइबोरोन होता है एक अपने आप में स्थायी होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है ना, B2H3H6 या BH3 कह सकते हैं। BH3 के डाइमर B2H6 हो जाता है। तो बोरोन और सिलिकॉन, अब ये विकर्ण संबंध में डायरेक्ट सिलिकॉन के साथ जुड़ता है। सिलिकॉन और बोरोन है ना, ये एक दूसरे के साथ एक जैसा व्यवहार रखते हैं, लगभग एक जैसे। तो विकर्ण संबंध है इनमें।
ये दोनों उपधातु है, विद्युत के अर्धचालक है। दोनों तत्वों के आयनिक मान लगभग समान होता है। दोनों ही तत्वों की यौगिक की प्रकृति कोवेलेंट होती है, सहसंयोजक। दोनों ही तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जो मैग्नीशियम के साथ अपचयित होकर के तत्व मुक्त करते हैं और क्षारों में घुल करके क्रमशः बोरेट और सिलिकेट बनाते हैं। दोनों तत्व कई प्रकार के स्थायी हाइड्राइड, बोरेन व सिलेन बनाते हैं। दोनों तत्व कई प्रकार के तत्वों के साथ संयुक्त होकर एक द्विआयनीय यौगिक बनाते हैं। यद्यपि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2s2 2p1 है, लेकिन एक संयोजी यौगिक कभी नहीं बनाता। इसके सारे यौगिक त्रिसंयोजी होते हैं। इसका कारण sp2 संकरण बनने तक जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उससे कहीं अधिक ऊर्जा समतल त्रिकोणीय sp3 कक्षकों से सहसंयोजक बंधों से मुक्त होती है, अतः यह एक स्थायी त्रिसंयोजी यौगिक बनाता है। 2s2 2p1 इलेक्ट्रॉन विनाश होने के बावजूद इसके B+3 आयन अस्तित्व में नहीं होते। यदि जल में B+3 आयन हो तो बने तो ये जल के अणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को इतनी शक्ति से आकर्षित करेंगे कि जल में से प्रोटॉन फ्री हो जाएगा। यही कारण है कि BOH3 और B2O3 का व्यवहार अम्लीय होता है। बोरोन विद्युत का अर्धचालक है। इसका कारण यह है कि छोटा आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, क्रिस्टल में विचरण करने के लिए मुक्त नहीं होते, इसलिए विद्युत का कंडक्शन भी नहीं कर पाते। लेकिन जब इसका ताप बढ़ाते हैं तो ताप के रूप में दी गई उस अतिरिक्त ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मुक्त होकर क्रिस्टल में घूमने लगते हैं, और जितना ताप अधिक बढ़ाया जाता है अधिक इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और उतनी ही चालकता बढ़ेगी। तो ये पी ब्लॉक्स के कुछ तत्वों के बारे में बात करी। PDF की सहायता से आप नोट्स बनाना, असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।